उपचुनाव की तर्ज पर ही बिहार में होगा एमएलसी चुनाव। राजद के बाद कांग्रेस 8 प्रत्याशियों के नाम आएंगे सामने। यूपी में तीसरे चरण की 59 सीटों पर प्रचार का आज आखिरी दिन। अखिलेश की सीट करहल में योगी दिखाएंगे दम। अवध और बुंदेलखंड में दिग्गजों की भिड़ंत। पीएम मोदी आज मुंबई को देंगे रेलवे की सौगात। थाने दीवा को जोड़ने वाले 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का करेंगे उद्घाटन। देश में तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,920 केस दर्ज, 492 लोगों की मौत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है। पुलिस हिरासत में युवती की मौत। बड़ी खबर आपको इस वक्त की समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां थाना परिसर में युवती ने लगाई फांसी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती ने थाना परिसर में फांसी लगा ली है। प्रेमी जोड़ी से पुलिस ने की थी पूछताछ। तो कुछ मामले को लेकर प्रेमी जोड़ी से पुलिस ने पूछताछ की थी। उजियारपुर थाने में युवती की मौत हुई है और मामले की लीपापोती में उजियारपुर पुलिस जुटी हुई है। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर समस्तीपुर में पुलिस हिरासत में एक युवती की मौत हो गई है। दरअसल थाने परिसर में युवती ने फांसी लगाई है और अब इसके बाद थाने पर लगातार सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। दरअसल प्रेमी जोड़ी से पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उनको पुलिस थाने बुलाई थी और इसके बाद से युवती ने फांसी लगा ली है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर अली हमारे साथ समस्तीपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस हिरासत में युवती की मौत हुई है, क्या कुछ आखिरकार पूरा मामला है? जी, ये मामला जो है उजियारपुर थाना का है, जहां जो है कि पिछले 2 दिन पहले जो है एक प्रेमी जोड़े को जो छलांग लगा दिया था और लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस ने उस मामले को लेकर जो है कि प्रेमी जोड़े को थाने में रखा था और इसी मामले को लेकर महिला पुलिस बैरक के अंदर जो है जो युवती को रखा था और युवती ने जो है कि कल शाम जो है फंदे से अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल जब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो उनके परिजन थे उन्हें सूचना भी दे दी गई थी और इसी को लेकर जो आज कल परिजन उनके पहुंचने वाले थे, मगर किसी काम बस जो है वो नहीं पहुंच सके और इसी बीच जो है कि युवती ने फांसी लगाकर अपनी लीला। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि थाने परिसर के अंदर युवती ने फांसी लगाई और किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, इस मामले को लेकर जब हमने बात करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया है, मगर कहीं ना कहीं जो पुलिस सूत्रों की माने तो महिला पुलिस बैरिकेड के अंदर जो है युवती को रखा गया था और बताया जाता है कि महिला पुलिसकर्मी जो है कि किसी सामान लाने के लिए गई और इसी बीच जो है कि अकेले पाकर जो युवती ने फंदे से लटक गई और एल्वेस्टर तोड़ने के बाद उसको फंदे से हटाया गया और उजियारपुर जो है पीएचसी ले जाएगा, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मगर कहीं ना कहीं पुलिस पे तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब युवती को रखा गया था तो उसके परिजनों का हाथ कह दिया गया था, उसके बाद जो है कि उसकी फिर देख रेख क्यों नहीं की गई और आखिर ऐसा क्या वजह हुआ जिसने फांसी लगा ली? बिल्कुल। कैसे, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि अब इस पूरे मामले में आगे पुलिस की क्या प्रकरण है, क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर पुलिस ने सबको रख लिया है और परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। परिजन आएंगे, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद जो है कि परिजनों को सब सौंपा जाएगा। मगर समस्तीपुर के अंदर जिस तरह का मामला आने का एक बार फिर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है और पुलिस प्रशासन जो है और खुद जो एसपी है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और बता दें कि वो बोल रहे हैं कि इसमें जो भी लोग अगर दोषी आते हैं और जिनके ऊपर भी इस तरह का मामला आता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस जो है कि सही मामलों को जांच पड़ताल करके और उनके परिजनों को जो है सबको दे दिया जाएगा। बिल्कुल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को लीपापोती कर रही है, ये भी बातें सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच भी अब इस पूरे मामले में हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कैसे थाना परिसर के अंदर महिला ने फांसी लगा ली और कानो कान किसी को भनक भी नहीं लगी। प्रेमी जोड़ी से दरअसल पुलिस पूछताछ करने के लिए उनको थाने लेकर आई थी और इसी बीच युवती ने दुपट्टे से फंदा लगाकर अपनी जान के लिए खुदकुशी कर दी। लेकिन अब शव को पुलिस ने रख लिया है, परिवार का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही परिवार पहुंचेगी शव को परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा और इस पूरे मामले में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।
बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव के लिए कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने को उतर गई है। कांग्रेस ने कटिहार से सुनील कुमार यादव, पश्चिमी चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद, मधुबनी से सुबोध मंडल, बेगूसराय से राजीव कुमार, सीतामढ़ी से नूरी बेगम, सिवान से अशोक कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव और सारण से सुशांत कुमार सिंह कांग्रेस के विधान परिषद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये कुछ नाम हैं जो लगातार इस में शामिल हैं। ये बताया जा रहा है कि ये कुछ नाम तय हो चुके हैं और जल्द ही इस नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उम्मीदवारों की लिस्ट 3 चरणों में जारी की जाएगी। कांग्रेस 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है और इससे पहले 13 फरवरी को राजद ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। राजद की तरफ से 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। राजद और कांग्रेस ने अलग होकर एमएलसी चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो देखिए, महागठबंधन से कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में अलग हटकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 8 नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 8 नाम तय माने जा रहे हैं। चलिए, अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष से जुड़ेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। उत्कर्ष, एमएलसी चुनाव को लेकर ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो गया है और ऐसे में कांग्रेस ने 8 नामों की जो सूची आपने हमें बताई है उसके हिसाब से 8 नाम तय हैं और बाकी नामों की घोषणा या पूरे नामों की घोषणा कब तक होने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार बिहार में एक अलग राजनीति चल रही है। एक तरफ महागठबंधन के 2 पार हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ अगर एनडीए की भी बात कर ले तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें यूं कह सकते हैं कि एमएलसी चुनाव से दरकिनार कर दिया गया। और ऐसे में जब अब महागठबंधन की बात आ रही है तो एक तरफ जब राजद ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 3 चरणों में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कही है। आज हमने कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी बयान दिया है, हालांकि औपचारिक बयान नहीं है। उन्होंने ये कह दिया है अनऑफिशियली कि ये जो 8 नाम है जिसकी हमने जिक्र की है वो सोनिया गांधी के पास जा चुके हैं और जल्द ही उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। और आने वाले समय में ऐसे ही करके 3 चरणों में जो उम्मीदवार हैं उन्हें यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस है वो घोषित करेगी। देखिए, कुछ नाम है जो आपको बताते चले, जिसे कटिहार, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण जैसे जो जिले हैं वहां के उम्मीदवारों की जो सूची है वो फिलहाल भेज दी गई है कांग्रेस के हाईकमान को। अब देखना यह है कि इनमें से कितने लोगों पर हस्ताक्षर होता है और किन लोगों को बदला जा सकता है। हालांकि जब हमने कांग्रेस के विधायक दल के नेता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो सोनिया गांधी के पास गए हैं और बस जो संभवता है कि 1 से 2 दिनों में हस्ताक्षर होकर आएगा तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे देंगे। उत्कर्ष, यहाँ पर आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि देखिए, राजद ने जहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस भी अब जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाला है। इस एमएलसी चुनाव में इस बार भी हम देख रहे हैं और उपचुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस अलग हो गई। तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस अब महागठबंधन से पूरी तरीके से अलग हो गई है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव की स्थितियां रही बिहार में और अब स्थानीय निकाय के चुनाव है और ऐसे में अगर ये स्थिति रह रही है कि दोनों अलग होकर लड़ रहे हैं तो जरूर ये कहा जा सकता है कि दोनों के राह जो है वो अलग हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस बार बार एक ही सवाल पर जो कह रही है, उनका कहना यह है कि भले हम अलग हो चुके हैं लेकिन हमारी विचारधारा अलग नहीं है। तो दूसरी तरफ राजद जो है वो बयान दे रही है कि जो महागठबंधन है वो इंटैक्ट है। अब देखिए, 2 बातें निकल के सामने आ रही है। एक तरफ जब उपचुनाव हुआ तब अलग लड़े और जब स्थानीय निकाय के चुनाव है तब अलग लड़ रहे हैं। ऐसी क्या बातें आ गई जो राजद कांग्रेस से अलग होकर लड़ रही है? क्या वो विधानसभा चुनाव की वजह से है या फिर सही विधायक या यूं कह ले कि सही लोगों का चयन नहीं कर पा रही है कांग्रेस, जिस वजह से राजद खफा चल रही है? बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल आपसे उत्कर्ष ये भी होगा कि देखिए, एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई है, ऐसे में कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही है। क्या लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद कांग्रेस और राजद अलग हुई है? ऐसे में राजद को कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है? उत्कर्ष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई है, लालू प्रसाद यादव अब जेल में है, ऐसे में कांग्रेस अलग है, आरजेडी अलग है। कांग्रेस तो अलग जीतने का दावा कर ही रही है। क्या लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से आरजेडी को कुछ असर पड़ सकता है?
जी बिल्कुल पूजा, देखिए राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, ऐसे में बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और अगर राजद को यूं कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में खास असर नहीं पड़ने वाला है, वो इसलिए क्योंकि जब बिहार की कमान अब नेता प्रतिपक्ष के हाथ में है तो लालू प्रसाद यादव ऐसे भी सक्रिय राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं। और हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आने वाले समय में जो राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव पर हस्ताक्षर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव भले बिहार की राजनीति में एक सक्रिय नेता है, लेकिन आजकल जो कई सारी जो उन पर केसेस हैं उस वजह से वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं उनसे खासा असर नहीं होगा। लेकिन जब कांग्रेस और राजद अलग चुनाव लड़ेगी तो उससे फायदा जो है वो सीधा सीधी एक आखिरी सवाल उत्कर्ष, कब तक कांग्रेस अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा कर देगी? जी बिल्कुल पूजा, देखिए फिलहाल जो कांग्रेस है वो इस मूड में नहीं है कि जल्द ही घोषणा करे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमारे उम्मीदवार के नाम घोषित कर देंगे, यानी कि संभवतः है कि इस महीने के अंतिम तक या मार्च के महीने के पहले वीक तक जो घोषणा हो जाएगी वो जल्द ही कर दी जाएगी। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए। देखिए इस एमएलसी चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस की अलग राह हो चुकी है। कांग्रेस लगातार अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, वहां राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। अब यह देखना होगा कि इस एमएलसी चुनाव में जब कांग्रेस और राजद अलग है तो दोनों के अगर बात करें तो जीतने के कितने आसार हैं, वोटों पर कितने असर पड़ेंगे, तमाम समीकरण समय आने पर जरूर सामने आएगा। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त की बेगूसराय से सामने आ रही है। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जहां हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भगवानपुर थाने के जगदीशपुर रोड की ये घटना बताई जा रही है और मौत की घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। हादसे में कार सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बक्सर के धनसोई थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि इस दौरान मिनी गन फैक्ट्री का संचालक और मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। मामले की जानकारी देते हुए बक्सर सदर डीएसपी गोरखराम ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाने क्षेत्र के एक गाँव में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है। कल 16/2/22 को धनसोई थाना प्रभारी कमल नायन को सूचना मिला था कि ग्राम मोहरिया में दिनेश शर्मा अवैध रूप से शस्त्र बनाता, आग्नेयास्त्र बनाता है और मिनी गन फैक्ट्री बनाकर चलाकर अवैध आग्नेयास्त्र का निर्माण करता है। इस सूचना पर कल छापामारी दल के एसपी साहब के निर्देशानुसार गठित कर छापामारी किया गया था। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर बक्सर से जुड़ गए हैं। सुमित, पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी आपको बता दें कि मामला जो है बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के मोहरिया गांव का है, जहां पर कि एक झोपड़ी नुमा मकान के अंदर अवैध जो है वो मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही डीएसपी गोरखराम ने बताया है कि पुलिस को जो है वो गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर एक गन फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही है, जिसके बाद टीम का गठन किया गया और उसके बाद छापेमारी की गई, जिसमें कि 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिससे अभी अनुसंधान के क्रम में अभी पूछताछ जारी है। आपको यही बता दें कि यह जो इसमें जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे वो पूर्व में भी जेल जा चुके थे और हाल ही फिलहाल में जेल से बाहर आए थे। उसके बाद भी ये लोग इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे थे तथा इनको गिरफ्तार किया गया है। जी पूजा। सुमित, ये भी बातें सामने आ रही है कि जो मुख्य सरगना था वो वहां से फरार हो गया है। जी बिल्कुल, जो मुख्य सरगना था और जिसके बारे में मुख्य सरगना के बारे में जो बात हो रही थी वो भी इसके पूर्व में जेल से छूट करके आया था और वो अभी फिलहाल पुलिस के जो नेटवर्क है उससे अभी बाहर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल सुमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया है, हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है।
नालंदा पुलिस ने जहरीली शराब कांड के 3 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार लोगों में पटना का होम्योपैथिक चिकित्सक और एक निजी कंपनी के बड़े अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन लोगों पर शराब निर्माण में उपयोग होने वाले रसायनों को मुहैया कराने का आरोप लगाया है। सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया है कि पटना के खारजी कला थाना क्षेत्र स्थित लोधी कटरा निवासी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर बिंदु सिंह, संजय कुमार सिंह और मुकेश महतो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक कार, एक बाइक, 3 मोबाइल और BRL कंपनी का एक कार्टन डाइल्यूशन मिला है। डीएसपी ने बताया कि SIT की टीम लगातार जांच कर रही है। SIT के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 3 अप्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मुकेश महतो हैं जो सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र जिला पटना के रहने वाले हैं। दूसरे संजय कुमार जो चांदपाली थाना सिमरी जिला बक्सर, जो कि वर्तमान में बिहटा थाना क्षेत्र पटना में रहते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो BRL कंपनी में बिहार झारखंड राज्य के जोनल सेल्स मैनेजर हैं। तीसरे जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई डॉक्टर बिंदु सिंह हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, पटना सिटी के खाजे कला में उनका क्लिनिक है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे, इस जहरीली शराब कांड का मामला कितना तुल पकड़ा था, ये सबने देखा है और इस मामले में गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इलाके में हुए जहरीली शराब कांड के बाद लगातार SI की टीम छापेमारी कर रही थी और इस छापेमारी का तार पटना से भी जुड़ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इसकी तार पटना जुड़ने के बाद DSP जो सदर है डॉक्टर सिबली नोमानी, उनकी देखरेख में पटना में छापेमारी की गई। इस दौरान डॉक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से डाइल्यूशन जो होम्योपैथी दवा है वो भी बरामद किया गया है। जी अब ऋषिकेश, ये बताइए कि इस पूरे मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की बात भी सामने आ रही है, उसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान? देखिए, ये जो छापेमारी चल रही है, ये जो जांच चल रही है, वो पुलिस के दायरे में चल रही है। आगे क्या होगा और इसमें और आगे कौन कौन लोग शामिल हैं, उसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि इसके साथ झारखंड से भी जुड़ने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जहरीली शराब कांड के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और जहरीली शराब की अगर हम बात करें तो हमने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से इसमें 13 लोगों की मौत की बातें सामने आ रही थी और इसमें लगातार छानबीन जांच की जा रही थी और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीसराय शहरी क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली उत्पादों की बिक्री को लेकर कंपनी के अधिकारियों ने थाना पुलिस के सहयोग से शहर के नया बाजार धर्मशाला के नजदीक साई इलेक्ट्रिक और केबिया रोड में बाबा इलेक्ट्रिक्स दुकान में छापेमारी की। दोनों दुकान से नकली बिजली तार की करीब 100 पैकेट बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से, आपको बता दें कि दुकान के मालिक राजीव कुमार साहू और दुकान के दूसरे मालिक शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। दुकान को सील फिलहाल नहीं किया गया है। सूचना थी कि यहाँ पे 2 दुकान में माल मतलब नकल माल बिक रहा, तो उसी के लिए हम लोग वहाँ पे आके देखने के बाद नकल माल मिला, तो बस उसी के ऊपर थाना से हम लोग प्रशासन बल लेकर छापामारी किए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कंपनी से आए हैं। किस कंपनी से? हम लोग एंकर और हेवेल्स कंपनी से आए हैं। एंकर और हेवेल्स कंपनी से। क्या कुछ सूचना मिली थी आपको? देखिए, यही हमारा नाम का मतलब डुप्लीकेट नाम मतलब लेकर लोकल और नकल माल बेच रहे हैं ये लोग। नालंदा के सोनसीखरा गांव के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में कुल 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिसमें एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने इलाज के क्रम में दूसरे की मौत हो गई। घटना के संबंध में मुखिया आर्यन कुमार ने बताया है कि दोनों मृतक आपस में चाचा और भतीजे हैं, जो चंपापुर तेजा बिघा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ अस्पताल भेज दिया गया है।
और ये तेजा बीघा से सोसांदी जा रहे थे। हाँ। और रास्ता में तुलसिगरा गांव के सामने 4 लाइन रोड बीड़ा सरमेरा जो रोड है उसके सामने यानी कि 2 बाइक में टक्कर हो गया। हाँ। जिसमें यानी कि उस बाइक वाला भी जख्मी है, लेकिन ठीक है, हालत ठीक है, उसकी गंभीर हालत नहीं है। ये दोनों स्पॉट डेथ कर गया। एक स्पॉट डेथ हुआ, बच्चा का हॉस्पिटल में हुआ। दोनों टकरा गया गाड़ी से। कैसे टकराया, कहाँ जा रहे थे? जा रहा था सोसंदी। कहला एगो बूढ़ी मर गया, उसको प्रोसेसियन जा रहा था, इसको चाचा यही दिन। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में पोखर से एक युवती का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल गांव के बीचों बीच पोखर में युवती का शव मिलने के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोखर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से यूपी में चुनाव प्रचार थम जाएंगे। दरअसल यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसके लिए आज यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएंगे। ऐसे में यूपी में सभी सियासी दिग्गज आज विधानसभा सीटों पर अपना दम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:30 बजे मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 12:30 बजे करहल स्थित गिगोर मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे कानपुर तो शाम 4 बजे उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आज सूबे में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पंजाब से लौटने के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी की जमीन पर प्रचार की कमान संभालेंगी। वहीं लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव कमान संभालेंगे। आजमगढ़ विधानसभा के बसपा प्रत्याशी अब्दुल सलाम के समर्थन में ग्राम प्रधान हाजी जमाल अहमद के नेतृत्व में जनता का सैलाब उमड़ा। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सभी राजनीतिक दल मैदान में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जनता को रिझाने के लिए डोर टू डोर पदयात्रा करना शुरू कर चुके हैं। पर्चा नामांकन के बाद हर प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस सीट पर आपको बता दें कि परिमय मुबारकपुर विधानसभा की ग्राम सभा इब्राहिमपुर के प्रधान ने बसपा प्रत्याशी अब्दुल्ला सलाम के समर्थन में हजारों की संख्या में लोगों के साथ जनसंपर्क किया। इनकी भीड़ को देखकर चुनाव माहौल गर्मा गई है। रविदास जयंती शोभा यात्रा मार्ग को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा के बीच सड़क रुकवा दिया, जिसमें उत्तेजित दलित समाज के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं सड़क के बीच बैठ गईं और आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकलवाने की मांग करने लगी। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों में हल्की फुल्की पथराव भी हुई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर और सीओ सदर ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रशासन का कहना था कि परमिशन में रूट नहीं दर्शाया गया, इसीलिए पुराने रूट और बिना झांकी की शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा निकालने के लिए आयोजकों के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को रेलवे की सौगात देंगे। शाम के 4:30 बजे थाने और दीवा को जोड़ने वाले 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उप
नगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा। थाने और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल और इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 492 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,92,092 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,77,238 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।